हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। हम पढ़ रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने ब्रिटिश काल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में पढ़ा। बिफोर इंडिपेंडेंस कितने कमीशन हुए हैं, जिसमें से हंटर कमीशन, वुड का जो डिस्पैच है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में, साथ ही साथ में जो शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी कि इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और लॉर्ड कर्जन जो थे उनकी नीति यानी कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आपको मैं बताती जाऊंगी कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि चाहे हम अंग्रेज़ों को कितना भी दोष दे दें, लेकिन ये तो है कि एजुकेशन के प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत हमारी उसी समय हुई है जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए हैं। क्योंकि एजुकेशन जो था हमारा वो होता था, लेकिन बिखरा हुआ एजुकेशन था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में जो एक्चुअल में ग्लोबलाइज एजुकेशन की शुरुआत भारत में हुई थी, तो उनमें से एक बात कही जाए तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात कही थी हंटर कमीशन की, तो एक तरीके से किस तरह से एजुकेशन आयोग बना, किस तरह से आपकी जो वुड का डिस्पैच था, जैसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो था, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ तो थी, ये बात जो कही गई थी किसके लिए कही गई थी, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और प्राइमरी एजुकेशन के लिए। लेकिन अब बात आती है कि आपका जो हायर एजुकेशन हो वो भारत में किस प्रकार से हो। तो भारत में हायर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ का कमीशन है वो पहली बार बना था हमारा 1902 में। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि इसकी नींव कैसे पड़ी। तो ऐसा है कि पहले जो लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन जो हैं इनका यहाँ पर पोस्टिंग हुआ। कहाँ? इंडिया में। कहाँ पर हुआ? भारत में। किस हिसाब से हुआ? न्यू गवर्नर जनरल बन के ये आए। 1899 में ये भारत आए, भारत के वायसराय या फिर कहा जाए न्यू गवर्नर जनरल बनकर ये भारत में आए। और इनका आने के बाद में इन्होंने घोषित कर दिया कि हम अपनी नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे। ठीक है, तो 1899 में इनका आगमन हुआ है। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा कि 1901 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, शिमला सम्मेलन के नाम से जिसे जाना जाता है। और एक शिमला में किस तरीके का आयोजन था कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया गया था, जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, सम्मेलन के, इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। और कई सारे लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, किस बारे में डिस्कशन करने के लिए कि एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाए। भारत में जो एजुकेशन का रेशियो था गर्ल्स का और बॉयज़ का देखा जाए तो 60 बॉयज़ में 1 गर्ल हो रही है, इस तरीके का रेशियो था उस वक्त। तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया था कि इतना ज़्यादा रेशियो में डिफरेंस क्यों है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और ये कॉन्फ्रेंस टोटल मिला के 15 दिन तक चली थी। अब क्वेश्चन कहाँ बनेगा शिमला कॉन्फ्रेंस से? तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन ये बनता है, इस शिमला के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितने सदस्य थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको याद रखना चाहिए 150 सदस्य थे। शिमला कॉन्फ्रेंस के की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन कौन थे उस वक्त? गवर्नर जनरल थे भारत में। ठीक है, और उसके बाद कब हुई है शिमला कॉन्फ्रेंस? तो आपको याद रखना चाहिए 1901 में ये शिमला का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, कब कितने दिन तक चला था आपको मालूम होना चाहिए। 15 डेज तक शिमला की ये कॉन्फ्रेंस चली थी। ठीक है, और इसमें कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए हैं? तो 150 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं ये। अगली बात आ जाती है कि इस कॉन्फ्रेंस में किस चीज़ के बारे में बात की। तो इस कॉन्फ्रेंस में मेनली बात करी गई है कि भारत में जो उच्च शिक्षा है ना उसको इम्प्रूव किया जाए और उसके तहत एक आयोग बनाया जाए जिसको कहा जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। एक तरह का आयोग बनाया जाए जो कि ये प्रस्ताव पारित करे कि कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज किस तरह से चलें,
कैसी कैसी शिक्षा दें, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें हो, कौन कौन से सिलेबस हो, इस तरीके से ये काम किया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो 1902 में बनाया गया। ठीक है, अब 1902 में बनाया गया। अब इस इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, इसमें कौन कौन थे, इंडियन में कौन कौन था। ठीक है, तो इंडियंस में डॉक्टर गुरुदास बैनर्जी, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर गुरुदास बैनर्जी। ठीक है, और दूसरा नाम था डॉक्टर सैयद हसन बिलगामी। सैयद हसन बिलगामी, इन दोनों ने इस शिमला सम्मेलन में पार्ट लिया था, सॉरी, इस विश्वविद्यालय जो हमारा कमीशन था इसमें पार्ट लिया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष थे रेले। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, रेले ने की थी, और इसी कारण से इसे रेले कमीशन भी कहा जाता है, रेले कमीशन भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसे रेले कमीशन भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रेले कमीशन किसे कहा जा सकता है, तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को रेले कमीशन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इस आयोग का प्रतिवेदन था जो 6 महीने के कठोर परिश्रम के बाद तैयार किया गया था, और उसके बाद में जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उनके सामने ये रख दिया गया, और उनके सामने रखने के बाद में इसे बताया गया, और इन्होंने फिर उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा, समझा, और समझने के बाद में 1904 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने लागू कर दी, जिसे कर्जन की शिक्षा नीति भी कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कहा जा सकता है। और ये जो प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया था, तो 27 जनवरी 1902 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था, किस चीज का, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कैसे बन सकते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो बन गया शिमला कॉन्फ्रेंस पर। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1901 में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुई, और टोटल कितने प्रस्ताव पारित किए गए, 150 प्रस्ताव पारित किए गए। टोटल कितने दिन ये कॉन्फ्रेंस चली, तो 15 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली। ठीक है, और इसके बाद में और क्या बन रहा था ऐसे क्वेश्चन, हाँ, शिमला सम्मेलन हाँ, इसकी अध्यक्षता किसने, लॉर्ड कर्जन ने की थी। और इसे जो बात करी गई थी यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, भारत में उच्च शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, इस पर विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, और उन्हीं की अध्यक्षता के बाद में, इस शिमला सम्मेलन के बाद में फिर क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का प्रस्ताव पारित किया गया, और इस पे बात करी गई कि भाई ऐसा करो कि आप सभी विद्वान बैठ जाओ, और बैठने के बाद में यूनिवर्सिटी की बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए, भारत में उच्च शिक्षा को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके बारे में आप एक प्रस्ताव पारित करो और एक आयोग बना लो, है ना। तो इस आयोग को बनाने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, 1902 में बनाया गया। 6 महीने इन्होंने काम किया। कितने महीने काम किया, 6 महीने लगातार काम करने के बाद में इन्होंने 27 जनवरी 1902 में अपना प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया। भारतीय कौन कौन थे इसमें, तो डॉक्टर गुरुदास बैनर्जी एक व्यक्ति थे, दूसरा सैयद हसन बिलगामी दूसरे व्यक्ति थे। इस कार्यक्रम की, इस पूरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो रेले ने की थी। इसी वजह से इसे रेले कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसके बाद में आया कि ये तो हो गया, प्रस्ताव भी पारित हो गया, आयोग का प्रतिवेदन किसको सौंपा गया, तो लॉर्ड कर्जन को सौंपा गया, क्योंकि उस वक्त के वही एक गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उसके बाद में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
का जो प्रतिवेदन है प्रेरित किया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कर्जन की पॉलिसी 1904 में लागू कर दी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि इस नीति में, जो कर्जन की नीति थी, इस नीति में कौन कौन सी कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में हमें याद रखना चाहिए, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि इस जो पूरा का पूरा जो लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति बताई है और जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया, इसमें क्या ऐसी कुछ चीजें थी, खास चीजें थी जिनके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न आएगा तो हमसे बन जाए। पहली बात ये है सीनेट। सीनेट के बारे में आप समझ लीजिए, सीनेट क्या होता है। तो सीनेट एक तरह से एक अधिसभा होती है, जैसे कि हमारे संसद में होती है एक अधिसभा होती है, जिसमें कि लोग सदस्य होते हैं जो कि प्रस्ताव पारित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद में रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं। इस तरीके से विश्वविद्यालय में भी एक सीनेट होता है। तो सीनेट अधिसभा जिसको कहा जाता है सीनेट ना, उसमें उसकी अवधि 5 साल कर दी गई। मतलब जो भी उसके सदस्य होंगे वो कितने साल के लिए बैठेंगे, एक बार जो चुने जाएंगे 5 साल के लिए बैठेंगे। सदस्यों की संख्या पहले की अपेक्षा कम कर दी गई। ठीक है, और जो पहले सदस्य ज्यादा हुआ करते थे उनकी संख्या घटा दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, 21 मार्च 1904 को विधेयक पारित हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बहुत सारा विरोध भी हुआ उस वक्त। किसने मेनली विरोध किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि ये पारित नहीं होना चाहिए। किस वजह से किया था ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जाता है, तो इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। विरोध किया था किसने, इसलिए इनका नाम याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले का। 21 मार्च 1904 को विधेयक पारित हो गया था, और यानी कि संसद में पारित कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हो गया कि हाँ, ये अब शिक्षा नीति भारत में हो गई। और 11 मार्च 1904 को इन्होंने, लॉर्ड कर्जनर ने अपनी उद्घोषणा करी थी। मतलब इससे पहले 11 मार्च को उद्घोषणा की थी कि हमने ये शिक्षा नीति जो है वो बना चुके हैं और इसका प्रस्ताव हम पारित कर दिए हैं, और ये अब ये नीति से ही हमारे भारतवर्ष में एजुकेशन दिया जाएगा। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक होगा, तो 1899 में वो आए थे और 1906 में वो चले गए। इस दौरान इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने शिमला सम्मेलन किया, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना करी, फिर उसके बाद में अपनी शिक्षा नीति लेकर आए और शिक्षा नीति पारित कर दी, प्रस्तावित हो गई 1904 में, और 1906 में ये वापस चले गए। ठीक है, तो ये था। अब ये बात कर लेते हैं कि ये इससे क्या मतलब, जैसे हर एक नीति जो होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष होते हैं। तो पॉजिटिव पक्ष क्या थे, तो देखिए इसमें मेनली किस लिए बात की जानी चाहिए थी, विश्वविद्यालयों की उन्नति किस तरह से की जा सके, क्योंकि उस वक्त का समय था ऐसा जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पढ़ने के लिए जाते थे। या तो वो बहुत ही अमीर घराने के हों, जैसे जमींदार प्रथा होती थी उस वक्त, तो ऐसे घराने के हों, या विदेशी जो आपके सरकार है उसके अच्छे अफसर होते थे, उनके बच्चे होते थे, वही एजुकेशन के लिए हार्ड लेवल तक जाते थे। तो इनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर यदि आप गांव कस्बों में चले जाते हो तो रेशियो रहता है 3 या 4 बच्चे जो होते हैं पूरे एरिया में, वो सिर्फ हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो इसको बढ़ाया जाए, इसकी संख्या को बढ़ाने की काम किए जाए, शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाया जाए, ऊंचा बनाया जाए, और शिक्षा किस तरीके से जन साधारण में पहुंचे उसकी बात की जाए। गर्ल्स का जो एजुकेशन है उसका रेशियो 60:1 होता है या 60:4 होता है, इस तरीके के रेशियो थे उस वक्त। तो ऐसे रेशियोज को भी सुधारा जाए, मतलब लड़कियों की शिक्षा पर भी बहुत अधिक बल दिया जाए। ये सारी बात इन्होंने कही थी, और इस वजह से इन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी उसमें दोष क्या थे, दोष ये थे कि उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त की जाती थी, अंग्रेजी पर अधिक महत्व था, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई थी, परीक्षाओं की को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा था। ठीक है, जो हमारे आज का एजुकेशन सिस्टम है ना वो यहीं से है, इससे आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाए।
पहले जब बन गई थी ना नीति, वो इसी तरह से बन गई थी कि परीक्षाओं के माध्यम से ही पता लगेगा कि बच्चा होशियार है या फिर होशियार नहीं है, या फिर ये देखा जाए कि बच्चे को नॉलेज है नहीं है। वो सिर्फ एक एग्जाम तय कर देगा। हो सकता है कि उस दिन उस बच्चे का दिन अच्छा ना हो, या फिर उसने उस दिन ही अपनी परफॉर्मेंस में कमी कर दी हो, लेकिन उससे प्रूफ हो जाता है कि वो पढ़ा लिखा है या फिर समझदार है या नहीं है, उत्तीर्ण होने लायक है या नहीं है। लेकिन ये तो यही शिक्षा टाइप जो चल रहा है ना, उस वक्त से ही हमारे देश में अभी तक चल रहा है। इसमें कोई भी नवाचार हम लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस वक्त क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, इस वजह से अंग्रेजी को महत्व अधिक दिया गया था, और परीक्षाओं की आवश्यकता से अधिक बल दिया गया था, और शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य की गई थी। तो वही हम आज भी कर रहे हैं। हम वही पढ़ते हैं और उसी को पढ़ना जानते हैं और चाहते हैं, जिससे हमें कोई जॉब मिल जाए। अगर नहीं हो तो क्यों कोई इतनी मेहनत करेगा। ये हमारी नीति आज भी है ना। तो ये दोष थे। किस उद्देश्य को लेकर की गई थी, क्या इसकी खूबियां मानी जाए तो क्या हुआ इससे। तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई। एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पे, उसकी स्थापना इसके बाद कर दी गई। पुरातत्व विभाग जो रहता है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें पुरानी चीजों को ढूंढा जाता है, नई खोजें की जाती हैं पुराने में, मतलब इतिहास में क्या क्या चीजें थी जो हो सकता है कभी जमीन के नीचे दब गई हो, तो उसके बारे में जानने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। जो आर्ट्स से संबंधित एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उनके पाठ्यक्रम को सुधारा गया, और साथ ही साथ में कृषि शिक्षा में सुधार किया गया कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है कृषि को। ठीक है, अब सोचिए कितनी जरूरी शिक्षा है ये। किसी भी चीज को, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, किसी भी चीज को केवल किसी एक वजह से उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उन्होंने एफर्ट तो किया। कृषि के लिए, शिक्षा के लिए भी एफर्ट किया। जरूरी था ये कि किस तरीके से कृषि को इम्प्रूव किया जा सकता है, नई नई टेक्निक कैसे यूज की जा सकती है। नैतिक शिक्षा पर, मोरल एजुकेशन पर भी उन्होंने बल दिया, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि एक्चुअल में एज अ ह्यूमन उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये उन्हें पता हो। ठीक है, तो उद्देश्य तो बहुत अच्छे थे, सारी चीजें भी बहुत अच्छी थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बना, उसी के बाद फिर बना। तो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से ही भारत में उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरा, है ना। और कितने विश्वविद्यालय बन गए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों में 20-20, और पंजाब, इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में 15-15 सीनेट सदस्यों को निर्वाचित किया गया। ये नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीनेट में कितने सदस्य थे। तो आपके जो पहले से ही बने हुए विश्वविद्यालय थे, जो कि कहाँ कहाँ थे आपके, कलकत्ता में, और उसके बाद मद्रास में, और दूसरा क्या था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। जो सीनेट के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी कर दी गई, 20-20। और पंजाब और इलाहाबाद, ठीक है, आज उसको प्रयागराज कहते हैं, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद कहते थे, उसमें सीनेट की सदस्यों की संख्या कर दी गई थी 15-15। ये भी प्रश्न हो सकता है बन जाए, तो इसमें भी आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी विश्वविद्यालय में सीनेट में कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सदस्य हो सकते हैं, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सीनेट में कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, तो देखिए कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 हो सकते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ये चीजें हैं, कुछ आपको नोट कर लेना चाहिए। कम से कम हो गया 50 और अधिक से अधिक 100 सदस्य हो सकते हैं, ये नियम बनाया गया था। तो ये था शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन जिसको कहा जाता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, गोखले का बिल, शिक्षा नीति, ठीक है, सैडलर कमीशन, और उसके बाद में हम आ जाएंगे अपने
आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एजुकेशन हासिल करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़िए। बुक्स को से बड़ा साथी जो है वो कोई नहीं होता है। जैसा जैसा आप पढ़ेंगे उस वैसे वैसे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलता जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछेगा, तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ। बाय बाय।